भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हालिया डेटा ये बताता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे उच्चतम स्तर पर, सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। इसको जाहिर तौर पर भारत के लिए एक उपलब्धि माना जा सकता है और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अक्षय। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम के लिहाज से अगर आप देखें तो एग्जाम के लिहाज से आपका यूपीएससी और आईएएस की जो परीक्षा है वहां पर आपको ये टॉपिक जो है जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। वहां पर जीएस पेपर 3 में जो है वो आपका फॉरेन रिजर्व का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन इकोनॉमी से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। तो एक तो आपका इकोनॉमी के लिहाज से, एक आपका एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर आप इस तरह की जानकारी रखते हैं तो जाहिर तौर पर ये आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बनाता है। तो इसीलिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर बन सकें। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले खबर अगर आप यहां पर देखें तो खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व्स हिट ऑल टाइम हाई ऑफ $704.89 बिलियन। तो 704.89 बिलियन डॉलर पर जो है बेसिकली हमारा फॉरेन रिजर्व पहुंच गया है, जिसको भारत के लिए, भारत के आप कह सकते हैं रिजर्व बैंक के लिए, भारत की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो ये सबसे पहले यहां पर हमने खबर पे बात की। और अगर आप इस डेटा को देखें तो आगे भी हम इस पर बात करेंगे। अगर आप इस डेटा को देखें तो ये डेटा इतना बड़ा है, अगर आप पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व जो है वो अकेले भारत के पास मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों देशों की इकोनॉमी में कितना बड़ा डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल सबसे पहले यहां पर हमने बात की आपका कि पूरी खबर क्या है। अब आपके लिए एक सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स बैचेस की जो शुरुआत है वो दृष्टि संस्थान की ओर से की जा रही है। ये बैचेस जो हैं, जैसे जयपुर में अगर आप देखें तो बैचेस की शुरुआत आज यानी कि 7 अक्टूबर को हो रही है। तो आज जो है आप इस पूरे कोर्स को जाकर के यहाँ पर और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ की बात करें, लखनऊ के आसपास रहते हैं, तो वहां पर आपका जो जीएस फाउंडेशन कोर्स का बैच है, हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो आप इस बैच के बारे में भी लखनऊ सेंटर से और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 87501 तो इस नंबर पर आप बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी जो है आपको उस नंबर पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले डेटा पे बात करते हैं कि आरबीआई की ओर से जो डेटा जारी किया गया है वो डेटा बताता क्या है। तो सबसे पहले डेटा जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करता है। हमने डेटा देख लिया कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आपका $704.89 बिलियन पे पहुंच गया है, जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है, ऐतिहासिक स्तर इसको माना जा रहा है। और पिछले एक सप्ताह में अगर आप देखें, पिछले एक वीक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आपको $12.5 बिलियन की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी वीकली ग्रोथ आप इसको कह सकते हैं। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड भारत में बना है कि इस बार का जो सप्ताह, बीता हुआ सप्ताह जो था, उसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $12.5 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी इसको माना जा सकता है। इसके अलावा अगर आप दुनिया भर से कंपेयर करें तो दुनिया भर के जो तमाम देश हैं उनके कंपैरिजन में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत दुनिया भर में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। भारत के पास दुनिया भर में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। और ये आंकड़ा हमने पहले ही देखा, पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो ये आप जो है इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अब ये जो हमारा विदेशी रिजर्व है उसके स्ट्रक्चर पर अगर आप बात करें कि हमारा जो विदेशी रिजर्व होता है उसका बहुत सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। उन कंपोनेंट्स पर हम बात करेंगे, डिटेल में उसको समझेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे, सबसे पहले तो विदेशी मुद्रा संपत्ति जो रही और सोने का जो भंडार रहा, यानी कि जो गोल्ड रिजर्व रहा, इन दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली आपको। वहीं दूसरी तरफ जो एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है, विशेष आहरण अधिकार जो होता है, जो आईएमएफ के पास होता है, आईएमएफ द्वारा संचालित है, उसमें भी भारत में वृद्धि देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ के पास जो हमारी रिजर्व पोर्शनिंग रहती है वो थोड़ी सी यहां पर कम हो गई है। लेकिन ओवरऑल अच्छी बात भारत के लिए है कि भारत का ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इसके अलावा भविष्य की संभावनाओं की अगर आप बात करें तो एक बैंक है, बैंक का नाम है बैंक ऑफ अमेरिकन सिक्योरिटीज। इसने अनुमान ये लगाया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 2026 तक $750 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो है भारत 2026 के आसपास प्राप्त करेगा।
और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो भारत का शेयर मार्केट प्ले करने वाला है, जैसा कि इसकी रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के शेयर मार्केट में, भारत के बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रही है और इस इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ने वाला है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर कुछ डेटा हुआ, कुछ आंकड़े हुए जिन आंकड़ों पर हमने बात की। अब एक बार चार्ट पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चार्ट भारत का जो पूरा फॉरेन रिजर्व रहा है उसका इतिहास क्या रहा है उस इतिहास को दर्शाता है, और उस इतिहास में हमने क्या बड़े माइलस्टोन हासिल किए हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जो बात की गई है 2001 से शुरुआत की गई, 2001 से लेकर के 2024 तक का डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसमें अगर आप देखें सबसे पहले 2001 के बाद 2003 के आसपास अगर आप देखें तो 2003 में, दिसंबर 2003 में हमने पहला बड़ा माइलस्टोन हासिल किया था जब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू $100 बिलियन को क्रॉस की थी। तो 2003 में हमने ये आंकड़ा हासिल किया। उसके बाद अगर आप देखें 2007 में हमने $200 बिलियन का आंकड़ा हासिल किया। अगले ही साल 2008 में हमने $300 बिलियन का आंकड़ा हासिल किया। लेकिन फिर वहां से फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत होती है और फिर भारत को उभरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी वजह से जो हमारा अगला आंकड़ा रहा यानी कि $400 बिलियन का, वो 2017 में हमारा आता। 2008 से 2017 के बीच में बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि कमी भी यहां पर नहीं हुई, ये भी चीज हमारे लिए अच्छी रही। फिर 2017 में हमने $400 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया। 2020 में हमने $500 बिलियन का, 2021 में हमने $600 बिलियन का और 2024 में हमने $700 बिलियन का। तो ये ओवरऑल भारत का इतिहास रहा, भारत की जर्नी रही है फॉरेन करेंसी के मामले में, फॉरेन भंडार के मामले में। तो यहां पर हमने भारत के पूरे इतिहास को देख लिया। 2003 से जिस इतिहास की शुरुआत होती है अब वो लगातार जो है आपका तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि हम जिस विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं, फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे हैं, वो फॉरेन रिजर्व होता क्या है? तो उस फॉरेन रिजर्व को समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप देखें दुनिया भर जो है, दुनिया में आपको बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलेगा। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि एक देश की इकोनॉमी दूसरी देश की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अब जब इकोनॉमीज जुड़ी हुई है तो उनकी मुद्रा भी जुड़ी हुई है आपस में, और मुद्रा के जुड़े होने की वजह से जो है जो आपका करेंसी वोलेटिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा रहती है। किसी देश की जो है उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, और करेंसी को मैनेज करने का काम जो है वो आपका फॉरेन रिजर्व के माध्यम से किया जाता है। इसी वजह से किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो अपने देश में फॉरेन रिजर्व को रखता है, ताकि उसकी करेंसी पर अगर कोई खतरा है, वहां पर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई क्राइसिस आती है तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से निपटा जा सके। जैसी क्राइसिस हमारे देश में 1991 के आसपास आपको देखने को मिली थी, और उस क्राइसिस की अगर आप बात करें तो उस क्राइसिस के दौरान हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यही थी कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व मौजूद नहीं था। तो अब लगातार भारत में आपको फॉरेन रिजर्व जो है बड़े लेवल पर नजर आ जाएगा। तो एक केंद्रीय बैंक जो है उसके द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित की गई संपत्ति होती है, जिसमें बॉन्ड शामिल हो सकता है, ट्रेजरी बिल शामिल हो सकता है, और दूसरी सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं वो शामिल हो सकती हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है या भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको खासतौर पर 1990 से 1991 के बीच में जो आर्थिक संकट आया था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में आई थी, जिसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी, जहां पर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था। उसके बाद भारत में एक बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता महसूस की गई, एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था बेसिकली आपका उच्च स्तरीय भुगतान संतुलन समिति, जिसमें सी रंगराजन और वाईवी रेड्डी जैसे जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे वो शामिल थे। फिर इस समिति ने ये रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन दी कि भारत में बेसिकली आपका भारत के पास 12 महीने की आयात आवश्यकताओं के लिए हमेशा विदेशी मुद्रा भंडार होना अनिवार्य है। तो ये शर्त यहां पर ये रिकमेंडेशन जो है निर्धारित की गई थी, और भारत की विदेशी मुद्रा इसके बाद से अगर आप लगातार देखेंगे तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आपको बढ़ोतरी होती हुई नजर आ जाएगी। तो यहां पर आप ओवरऑल कह सकते हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य हमारा नहीं है। हमारे पास जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार होगा उतनी ही सिचुएशन हमारे लिए बेहतर मानी जा सकती है। तो कोई टारगेट हमारे लिए यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका 12 महीने की आयात आवश्यकताओं से कम हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं उसको अगर आप देखें तो इसमें आपका विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जैसे कि आपका बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, दूसरी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, उनको शामिल किया जाता है। इसमें आपका स्वर्ण भंडार यानी कि गोल्ड की रिजर्व को शामिल किया जाता है। इसमें आपका एसडीआर यानी कि विशेष आहरण अधिकार को शामिल किया जाता है। अब विशेष आहरण अधिकार को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमी में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है।
तो एसडीआर की अगर आप बात करें, एसडीआर को बनाया जाता है आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माध्यम से। अब एसडीआर जो है वो बेसिकली आपका आप कह सकते हैं स्पेशल करेंसी के तौर पे काम करता है, लेकिन ये करेंसी नहीं होता। जैसे कि आपका यूरो हो गया, रुपया हो गया, रेमबनी हो गया, जैसे ये करेंसी है, किसी देश से जुड़ी हुई है, लेकिन एसडीआर आपका करेंसी नहीं होता, किसी देश से जुड़ा नहीं होता है, कोई देश इसको जो है आधिकारिक तौर पर जारी नहीं करता है। इसको बनाने का काम किया जाता है आईएमएफ द्वारा। तो आईएमएफ क्या करता है कि बेसिकली यहां पर इस तरह की कुछ इकाइयां बनाता है, और जो भी देश आईएमएफ में योगदान कर रहे हैं उनका जो कोटा है, उस कोटे के आधार पर सभी देशों को एसडीआर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब एसडीआर का इस्तेमाल कैसे होता है वो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए बेसिकली आपका एक देश है, आप जो है एक देश को चलाते हैं, आप देश के एक जो है केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, आप एक देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, और आपके देश में जो है एक फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। अब उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए इंपॉर्टेंट ये है, आपके पास विकल्प ये है कि आपकी विदेशी मुद्रा भंडार में जो रिजर्व मौजूद है, आप उस रिजर्व का इस्तेमाल करके, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे देश की करेंसी खरीद सकते हैं, और इसके माध्यम से अपने देश के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है उससे निपट सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका परिणाम ये रहेगा कि आपका जो रुपया, आपकी जो करेंसी है वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो अब ऐसे में आपके पास एक विकल्प ये है कि आप एसडीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसडीआर क्या है, हर देश के पास एसडीआर का अलग अलग कोटा मौजूद होता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने किसी पड़ोसी देश के पास जाएंगे और आप उसको कहेंगे कि मैं आपको 1000 एसडीआर प्रदान करता हूं, और इस 1000 एसडीआर के बदले जो है आप मुझे अपनी करेंसी जो है उतनी ही वैल्यू प्रदान कर दीजिए। तो ये देश क्या करेगा, ये देश आपसे एसडीआर ले लेगा और आपको जो है जो करेंसी है वो आपकी जो करेंसी है वो आपको प्रदान कर देगा। आपकी जो फिजिकल करेंसी है वो आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो इससे आपको अपनी करेंसी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा और आपकी इकोनॉमी भी बच जाएगी। तो ये फायदा होता है आपका एसडीआर का, जिस पूरे सिस्टम को आईएमएफ की ओर से शुरू किया गया है। तो इसमें एसडीआर भी शामिल होता है। फिर इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो रिजर्व पोर्शनिंग रहती है वो भी शामिल किया रहता है। उसके पास जो हम आरक्षित चीजें रखते हैं, रिजर्व रखते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हमने ओवरऑल विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात की। अब विदेशी मुद्रा भंडार अगर बढ़ता है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या फायदे हमें मिलते हैं, उसको अगर आप देखें तो सबसे पहले सरकार के लिए जो स्थिति है वो बहुत आरामदायक हो जाती है। तो अगर आपके पास ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि आपका केंद्रीय बैंक जो है वो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को, अगर कोई रुपए डिप्रिसिएशन की क्राइसिस आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आती है, तो उस क्राइसिस से आसानी से निपट सकते हैं उनके पास, क्योंकि वो सुविधा मौजूद है। तो केंद्रीय बैंक जो है, सरकार जो है, उसके लिए सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है। संकट को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। किसी भी आर्थिक मोर्चे पर भुगतान असंतुलन अगर पैदा होता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए कुशन आपके पास मौजूद रहता है। रुपए की मूल्य वृद्धि में भी योगदान देता है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने के लिए भी जो है आपकी विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपका रुपया कमजोर हो रहा है तो आप जो है आपका जो भंडार है उससे थोड़ा सा डॉलर निकाल करके आप उसका इस्तेमाल जो है अपने बाजार में डॉलर की जो सप्लाई है उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जिससे डॉलर की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर होगी और भारतीय रुपया कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो आपके निवेशक हैं उनका विश्वास भी आपके बाजार में मजबूत होता है। निवेशकों को भी ये पता रहता है कि अगर आपकी इकोनॉमी पर कोई संकट आता है तो आपकी सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करते हुए उस संकट से निपट सकती है और आपका देश डिफॉल्ट नहीं होने वाला है। संकट भले ही आ जाए लेकिन आपका देश जो है समाप्त नहीं होने वाला है। तो ऐसे में निवेशकों का विश्वास मजबूत रहता है, निवेशक जो है भारत में पैसा लगाते हैं और इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत रहती है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर आप श्रीलंका जैसे देश में हैं, पाकिस्तान जैसे देश में है, जहां पर आपको विदेशी मुद्रा भंडार ही मौजूद नहीं है, जहां उनकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स के कगार पर खड़ी हुई है, तो जाहिर तौर पर कोई भी देश जो है, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो वहां पर इन्वेस्ट करने नहीं जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि आप जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो स्टेबल है या फिर नहीं है, क्या वो देश डूब तो नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो इसको मैनेज करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब अंत में जो है ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आपके लिए एक सवाल भी है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित लक्ष्य है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा भंडार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा भंडार को 750 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।